नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज की मार्केट का। आज की मार्केट को आप लोगों ने देखा ही है कि आज की मार्केट दोपहर के 12 बजे तक बिल्कुल सुस्त सुस्त सी दबाव सी महसूस हो रही थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ये रिवर्सल तो नहीं ले लेगी। तो लेकिन उसके बाद में 12 बजे के बाद में अचानक से मार्केट ने तेजी पकड़ी है और कुछ हद तक अगर इसको हम आप देखते हैं तो 0.33% आपकी निफ्टी 50 में चेंज हुआ है। 80 पॉइंट अप हुई है, 24,274 पर बंद हुई है। वहीं पर ही अगर आप सेंसेक्स को दोगे तो 230 पॉइंट का अप हुआ है, 0.29%, तकरीबन दोनों का सेम ही है। और 110 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी ने लिया है जो कि 52,301 के ऊपर गया है। आईटी थोड़ा सा कंसोलिडेट रही है, 0.15% की जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि 44,000 को क्रॉस कर गई है, लेकिन 44,000 से नीचे नहीं आई है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी बनी है 1% से अबव की। वहीं पर ही क्या मजाक उड़ाया है आपके आज एफआईआईज ने, 7.78 करोड़ की खरीदारी करी है, लेकिन जम करके खरीदारी करी है आपके डीआईआईज ने आज की डेट में। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का प्रॉफिट किस हद तक आपका आज बढ़ा है और किन किन म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा है वो देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कल हमने और आपने सबने जो ये 2-3 दिन से रस्साकसी चल रही है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ के टॉप का घराना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उद्योगपति घराना है, टॉप का घराना है, जो भी मान लो उद्योग क्षेत्र की दुनिया में विश्व के अमीरों में उनका नाम होता था, लेकिन उनका करीब 28-29% पूरा कॉर्पस डिप हो गया था। लेकिन एक दिन के अंदर मुकुल रोहतगी ने, आपको पता ही है, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर सफाई दिया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे के ऊपर जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। किस किस के ऊपर आरोप हैं उन्होंने उस पर सारी चीजों पर सफाई दिया है और जाहिर सी बात है कि अमेरिकन कोर्ट में इन चीजों को रखेंगे पक्ष को। चार्जशीट उनके ऊपर उनका कहना है बनता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से मार्केट ने बूम लिया है और एक खरीदारी लौटी है हमारे डीआईआईज की तरफ से। ठीक है, और अडानी के शेयर्स में खरीदारी क्या लौटी है, अडानी के शेयर्स में काफी सारा जबरदस्त उछाल आया है सारे शेयर्स में, और जिसकी वजह से अगर मैं फंड की बात करूं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो फंड्स में क्वांट एएमसी का आपको पता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया था। और एक बार मैंने इस बात को, जब किसी मेरे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने इस बात को पूछा था क्वांट के बारे में, तो मैंने उस समय आप लोगों को आगाह भी किया था, यार किसी भी, देखो, अगर एमसी में रिटर्न को देख करके भागना उचित नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबसे ज्यादा अगर किसी एएमसी का एलोकेशन है, पर्टिकुलर एएमसी का, तो क्वांट एएमसी का, तो उससे हमें थोड़ा सा, एक आधा फंड तो ठीक है, लेकिन अब सारे फंड्स अगर क्वांट के ही हो जाते हैं तो वहां पर चिंता का विषय होता है, और उनके काफी सारे फंड्स जो है क्वांट के ही थे, तो वो आगाह किया था। देखो आज आपके सामने आया है, काफी दिनों से लोग उदास भी रहे होंगे, लेकिन आज उनके चेहरे पर रौनक दिखाई देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये सिंड्रो आपका बन गया। आगे बात कर लेते हैं कि जो कि सब्जेक्ट है कि निफ्टी का मार्च तक मूव क्या होगा। वैसे जिस हिसाब से उठापटक चल रही है तो हम वो आंकड़ा तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे जिसको हमने दिसंबर तक अनुमान किया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो एक टॉप की एजेंसी ने इन चीजों को रिसर्च करा है। रिसर्च करने के बाद में उन्होंने 3 सिनेरियोज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो एक सिनेरियो तो वही सिनेरियो है जो उस दिन हमने आकलन करके आपको बताया था, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उन्होंने, लेकिन कहाँ लिया है, मार्च तक लिया है। अब ठीक ठाक रहने में उन्होंने 3-4 सिनेरियो दिए हैं। अगर जीडीपी का आंकड़ा जो सरकार का है 7.25% का, अगर वहां तक हमारा जीडीपी की ग्रोथ रहती है और Q3 और Q4 के रिजल्ट अगर सही रहते हैं, ठीक है, Q3 आपको पता ही है दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि जनवरी में आंकड़े आएंगे, और Q4 हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। अगर इसमें कंपनियों की कमाई होती है, क्रूड ऑयल प्राइस ठीक ठाक रहता है, मानसून हमारा ठीक ही रहा है, अभी जो हमारी रबी की आएगी, अपना फसल आएगी, तो इस जो फसल के अगर उत्पादन वगैरह सही रहते हैं तो तब जाकर के हमारी निफ्टी जो है ना, इसमें 17% का टोटल उछाल आ सकता है, जो कि 28,000
700 के आसपास बैठ रहा है, 750 के आसपास। अगर सारे सिनेरियोज इस प्रकार के हो जाते हैं तो पहला जो है ना, पहला सिनेरियो ये उनके मुताबिक बन रहा है। दूसरा सिनेरियो उन्होंने कहा है जिस कंडीशन में हम अभी हैं, ना तो बहुत गिरावट ना बहुत ही तेजी, मतलब ना बहुत मंदी ना बहुत तेजी, बस उठा पटक रहती है। उठा पटक के सिनेरियो में होता है कि जीडीपी के आंकड़ा आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक रहता है, महंगाई थोड़ा सा काबू में रहती है, क्रूड ऑयल प्राइस जो है ना वो $90 से नीचे के बजाय, जो फर्स्ट सिनेरियो में उन्होंने ये आकलन किया था $90 से नीचे रहे, तो $100 से नीचे अगर रहता है, ठीक है। और उसके बाद में क्वार्टर के रिजल्ट कुछ अच्छे आते हैं कुछ बुरे आते हैं, ऐसे सिनेरियो रहते हैं। बाकी थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियोज में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो कुछ ठीक रहता है, कुछ नरम गरम चलता रहता है। तो यहां पर जाकर के आपकी निफ्टी जो आपका सितंबर मतलब जो है रिजल्ट आपका यहां से तो 2-3% अप जाएगा, 4 तक मान लो, लेकिन जो ऑल टाइम हाई आपने सितंबर में टच किया था उस ऑल टाइम हाई से आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो का आकलन था। तीसरा सिनेरियो अगर बनता है, भाई देखो आकलन ही कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं, रिपोर्टें देख सकते हैं, खुद का अंदाज लगा सकते हैं, और यही आने वाले समय में इन्हीं चीजों पर तो जो है अब ये करता है, अपना डिपेंड करता है। आने वाले सिनेरियो में वर्स्ट सिनेरियोज में क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियोज में सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर $100 से ऊपर चले जाते हैं, 105-110 हो जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, कंपनियों का रिजल्ट नहीं सुधरता है, वही कि हम तो नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी कर लो, तो कंपनियों के रिजल्ट नहीं सुधरते हैं, वर्ल्ड के सिनेरियोज में उठापटक रहती है। और सबसे ज्यादा ट्रंप चाचा के जो निर्णय, टैरिफ वगैरह लगाना, आयल वगैरह का जैसा उन्होंने किया था कि हम ओपेक का अगर वो करेगा रेट कटौती करेगा, उत्सर्जन की कटौती करेगा, रेट का तो नहीं, उत्सर्जन की कटौती करेगा, तो हम अपने यहाँ पर बढ़ा देंगे, उसको पेश दे देंगे, और सारे कई सारे फैसले जो ऐसे लेते हैं जो कि दुनिया को न रास आए, तो वहां पर, और उसके बाद में फसलों की भी हमारे यहाँ पर हालत थोड़ी खराब हो जाए, और भी सिनेरियोज ऐसे बन जाए, कुछ ग्लोबल सिनेरियोज बन जाए, तो ये एक वर्ष मतलब जो थर्ड टाइप की, थर्ड क्लास की सिनेरियो मानी जाएगी। और इस सिनेरियो में आपका जो ये उठापटक मचेगी, ये आपका 23,300 के आसपास या 23,200 के आसपास, यहां पर ही आपकी निफ्टी क्या करेगी, रेंज बाउंड रहेगी, जहां पर ये 24,500 से नीचे 23,200 के, मतलब आपकी निफ्टी रेंज बाउंड क्या रहेगी, 23,200 के आसपास क्लोज होगी, जो कि अभी की सिनेरियो से कम 4% डाउन रहेगा। तो एक सिनेरियो में है आपका 17% अप जा सकती है, एक सिनेरियो में आपका 4% अप जा सकती है, एक सिनेरियो में आपका 4% डाउन जा सकती है। तो ये आपके 3 सिनेरियोज बन रहे हैं। अब इस 3 सिनेरियोज में से आप लोग किस पर इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, हो सकता है बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई अपना अपना परसेप्शन है, मार्केट में क्या होगा ये तो जाना तो किसी ने नहीं है, लेकिन अब वही है कि लोग जिस प्रकार से जिन जिन सिनेरियोज की चर्चाएं हो सकती हैं, मैं हमेशा इसीलिए आप लोगों को इंफॉर्मेटिव रखता हूं, अपडेट रखता हूं, ये सिनेरियो चल रहे हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और नहीं ऐड कर पाया, रेट कट वगैरह की संभावना है, अगर थर्ड सिनेरियो होता तो कम ही हो जाएंगे, तो उसके बाद में फिर स्थिति आपकी यही बनेगी। अब सवाल ये उठता है यहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, हमने इस लेवल तक जितना लगाना था, मेन क्या है, जितने परसेंट की गिरावट है वहां पर ही हमने उस परसेंटेज पे हमने चलना है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, चिंता का सबब कंपनियों का रिजल्ट नहीं है, चिंता का सबब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, चिंता का जो सबब है मेरे हिसाब से, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये है कि आपका जो कंज्यूमशन है ना, केवल ऑटो सेक्टर में नहीं, बाकी सेक्टर्स में कंज्यूमशन लेवल आपका कम दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है
कि टैक्स से मिडिल क्लास त्राही त्राही है। जितना टैक्सेशन लगा है, जितना कारपोरेट जगत का टैक्स माफ होने के बाद में, उसके बाद में जितना हमारे ऊपर टैक्स थोपा गया है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं अब हमारे आप जैसे ही लोग तो मिडिल क्लास मान लो, लोअर मिडिल क्लास मान लो, अपर मिडिल क्लास मान लो। अपर मिडिल क्लास तो हायर लेवल हो जाता है, वो अपर मिडिल क्लास मतलब हो गया मिड कैप हो गया, जो कि लार्ज कंपनियों की तरफ अग्रसर है। फॉर एग्जांपल बताऊं तो अभी ऐसे सिंड्रोज में क्या है, लोगों के पास खर्चे के लिए पैसे है नहीं, पैसे है नहीं, महंगाई से वो लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, टैक्स से त्रस्त हैं, तो जेब मतलब कुल मिला करके ढीली ही हो जाती है। चाहे कितना भी पैसा आए वो खर्ची हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आदमी क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है, स्टैंडर्ड में जीना चाहता है, तो वहां पर उसके ऊपर काफी बर्डन पड़ जाता है। तो अब ऐसे सिंड्रोज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने क्या करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने हाथ में अपने कैश थोड़ा रखना है। क्या सिंड्रोज आएंगे, कह नहीं सकते हैं, आगे हालात को देखते रहिए, लेकिन एसआईपी का सहारा नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता ही है, अगर हमें महंगाई से निजात दिलाएगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंप्रूव करेगा, तो वो हमारा जो पैसा जो काम करेगा उसी के लिए होगा, क्योंकि पैसा रखा हुआ पैसा तो काम भी नहीं करेगा। तो हमने क्या करना, एक साथ लगाओगे तो सीधी सी बात है, अगर थर्ड वाला सिंड्रोम आ गया तो आप नुकसान में चले जाओगे, प्रेशर में चले जाओगे। तो बोलते हैं कि वही ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख हमने सबसे पहले तो निरोगी काया लेना है ना, दूसरा सुख एडिक्वेट माया। तो एडिक्वेट माया आपकी आएगी कहां से फिर, आप बताइए, आप बताइए। आपसे ये एक 50 साल का आदमी जिसको इतने साल का इन्वेस्टिंग का अनुभव, वो आपसे पूछ रहा है कहां से आएगा, इन्वेस्टिंग से आएगा। जब आप पैसे को काम पर लगाओगे, पैसे को काम पर लगाने के लिए सिंड्रोज आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, ना तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही है, ना मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, ना मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट यहाँ पर इस सिंड्रोज में फंसी हुई, तो वहां पर आप क्या करोगे। तो वहां पर एक ही सहारा कि हमने, हमारे पास जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज द साइड। बात समझ रहे हो। तो अगर इस सिंड्रोज में हम काम करेंगे तो डेफिनेट है कि अच्छा खासा आने वाले समय में जब भी मार्केट अप करेगी तो वहां पर जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी तो मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।